हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं हिमांशु निर्माण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर। संजय सर ने इंडियन आर्मी की फोर्थ कुमाऊं 1977 में ज्वाइन करी थी और ये एज अ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं 2016 के अंदर। सर के नाम काफ़ी सारी उपलब्धियां दर्ज हैं, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशंस को लीड किया है इंडियन आर्मी में रहते हुए। और इनका एक सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन आज से 44 साल पहले 1984 के अंदर सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर था, जिसमें एज अ कैप्टन इन्होंने लीड किया था इंडियन आर्मी की एक कंपनी को। और ये इन्होंने बिलाफुरला, जो कि सियाचिन ग्लेशियर की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, वहां पे जाके भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। और पाकिस्तानियों के हमले को नेस्तनाबूद करते हुए वहां पे इन्होंने बड़ी मुश्किलों से ये झंडा फहराया था। और आज ही के दिन 13 अप्रैल को इस सियाचिन ग्लेशियर के जो कैंपेन था इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और आज के दिन टोटल 44 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की कैंपेन को स्टार्ट हुए हुए। और आज के दिन हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या उस टाइम उपलब्धियां रही और इन्होंने कैसी मुश्किलों का सामना करते हुए उस टाइम बिलाफुट ला पे -40 -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे उस हाइट को कैप्चर किया। तो मैं आपको थोड़ा सा सर का एक जनरल इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। सर ने इंडियन आर्मी में रहते हुए काफ़ी सारे पोजीशंस में सर्व किया है, जिसमें ये एज अ कंपनी कमांडर, एज अ ब्रिगेड कमांडर और एज अ कॉर्प्स कमांडर भी रहे हैं। सर को इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए एलएसी पे गवर्नर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में जब एलएसी पे इन्होंने एक ब्रिगेड को कमांड किया था। इसके अलावा सर को भारत के राष्ट्रपति की तरफ से शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 1984 के ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर पे, ऑपरेशन जिसे हम ऑपरेशन मेघदूत के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सर को इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति की तरफ से परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल से और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया था। और ये इन्हें सेना मेडल से भी नवाजा जा चुका है भारत के सेना चीफ के थ्रू, जो कि उस टाइम इनके सीनियर रहे थे। इसके अलावा सर ने काफ़ी सारी जगह पे सर्व किया है, जिसमें ये एज अ इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक डिवीजन को कमांड कर चुके हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम चाइना और इंडिया के बीच की बॉर्डर मानते हैं। और इसके अलावा सर ने एक इन्फेंट्री बटालियन को भी सर्व किया है इंसर्जेंसी हिट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और रिटायरमेंट के समय सर डायरेक्टर जनरल थे इन्फेंट्री डिवीजन के इंडियन आर्मी में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। थैंक यू हिमांशु, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने के लिए। जी, तो दर्शकों आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी मुश्किलों का इन्होंने सामना किया 1984 के उस कैंपेन में, कि जिसमें हाड़ कंपा देने वाली, जिसको हम ठंड बोलते हैं, कि हड्डियां जम जाती हैं, उंगलियां काम नहीं करती, गनों के बैरल्स जाम हो जाते हैं, ना तो वहाँ पे आर्टिलरी काम कर सकती है, ना ही वहाँ पे कोई इंसान चहलकदमी कर सकता है। एकदम माइनस टेम्परेचर के अंदर जिसमें एवलांचेस आने का खतरा है। और एकदम हाइट्स पे आपका जब आपके सामने दुश्मन हो, तो उस टाइम जब चढ़ाई इन्होंने करी, तो उसके बारे में आज कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आप हमें थोड़ा ये बताएं कि सर ये ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कैसे हुआ था, और आपको कैसे इंफॉर्मेशन लगी कि पाकिस्तान एक ट्रेस पासिंग करके सियाचिन ग्लेशियर को एक परमानेंट मिलिट्राइज जोन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा उसके बारे में सर पहले हमें बताएं। हिमांशु, ये जो ऑपरेशन मेघदूत है, ये तो 1984 में हम लोगों ने लॉन्च किया। लेकिन इसके पीछे छोटा सा एक बैकग्राउंड है कि कर्नल एन कुमार होते थे, उनको बुल कुमार के नाम से जाना जाता था। और वो एक बहुत ही मशहूर पर्वतारोही थे, जिनके अभी चंद एक महीने पहले देहांत हो गया। तो वो जो थे, क्योंकि बहुत अच्छे माउंटेनियर थे और उनके काफ़ी माउंटेनरिंग में, और उस वक्त वो कमांडेंट हुआ करते थे एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के। तो उस वक्त उनकी एक ऐसी उनके जो दोस्त थे, एक जर्मन दोस्त थे, जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि वो सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम के इलाकों में जा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने पूछा आप किधर जा रहे हैं, उन्होंने अप्सरा रेंजेस, इसके जो जो रेंजेस है, सॉल्टोरो, उसके बारे में बात की। तो उन्होंने कहा मुझे नक्शा दिखाना कि कहाँ पे आप जा रहे हैं। तो जब कर्नल एन कुमार ने नक्शा देखा तो उनको आश्चर्य हुआ, ये तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान का भाग है और ये यहाँ पे पर्वतारोहण के लिए जा रहे हैं
और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जाकर के या इन इलाकों को ऊपर माउंटेनियरिंग करूंगा। शक हुआ। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने उनसे नक्शा मांगा कि मुझे ये नक्शा दे दीजिएगा। तो शायद कुछ हुई होगी, दोनों दोस्त थे, वो जर्मन थे, और कर्नल कुमार बातचीत करके उन्होंने उस नक्शे को लिया। और उस नक्शे को लेकर के कर्नल एन कुमार फिर आर्मी हेडक्वार्टर में आए, और उधर उन्होंने कहा कि जब उनकी इस तरह के दोस्त के साथ मुलाकात हुई और ये जो नक्शा में बात कर रहे हैं और वो जो पर्वतारोहण जो कर रहने वाले हैं, उनको पाकिस्तान ने इजाजत दी है उन इलाकों में जाने के लिए, जबकि ये तो इलाका हिंदुस्तान का है, ये कैसे हो गया। तब हिंदुस्तान को इस बात का जिक्र हुआ और इस बात का शक हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इस इलाकों में एक कार्टोग्राफिक एग्रेशन, यानी कि धीरे धीरे नक्शों के द्वारा, इस तरीके से हरकतों के द्वारा अपना जो कब्जा है इस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है। जबकि 1947-48 का जो कराची एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के द्वारा साफ जाहिर होता है कि जो सीज फायर लाइन है वो थी NJ 9842 एंड बियॉन्ड, देन नॉर्थवर्ड्स एंड बियॉन्ड, यानी कि जो भी पहाड़ होते हैं वो रिज लाइन के साथ साथ उसको माना जाता है। तो NJ 9842 तक तो हिंदुस्तान का, उसके बाद वो जो लाइन जानी थी देन नॉर्थवर्ड, यानी कि उत्तर की तरफ सोल्टोरो रिज लाइन के साथ साथ जाते हुए एक विश्व का दूसरा बड़ा पीक है काराकोरम 2। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, वैसे ही K2 इज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक। तो ये लाइन ज्वाइन करती है अलोंग सोल्टोरो रिज टू K2। पाकिस्तान ने क्या किया, उसको NJ 9842 से ज्वाइन कर दिया काराकोरम पास। अब शब्द काराकोरम है, उसमें ये नहीं है वो काराकोरम 2 की तरफ जाता है और इन्होंने काराकोरम पास की तरफ, तो बिटवीन काराकोरम 2 एंड काराकोरम पास एक तरीके से एक ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल के साथ है शक्सगम वैली। शक्सगम वैली है तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर की जो वैली है, उसको पाकिस्तान ने चीन को 1963 में दे दिया, क्योंकि चीन ने कहा कि शक्सगम वैली हमें चाहिए। तो और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान ने शक्सगम वैली चीन को दे दी, चीन ने पाकिस्तान के साथ अपनी जो बाउंड्री है उसका समझौता कर लिया। और शक्सगम वैली का इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो शक्सगम वैली में एक पास बनता है, उसको कहते हैं खुंजरा पास, और उस खुंजरा पास से आता है काराकोरम हाईवे। और जो काराकोरम हाईवे चीन के द्वारा, वो जो सिंकियांग प्रोविंस है वहां से काराकोरम हाईवे आता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए जाता है और ग्वादार पोर्ट जो इंडियन ओशन है उधर जाकर के मिलता है, जहां पे चीन को इंडियन ओशन को एक्सेस चाहिए था। तो उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि हमें ग्वादार पोर्ट दिए। तो आप देखते हैं कि किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे हुए। पाकिस्तान बार बार कहता है कि आसमान से ऊंचा, समुद्र से गहरा, और क्या उसको जबरदस्त किसी भी चीज से, शहद से भी मीठा, इस तरह की दोस्ती हमारे पाकिस्तान और चीन के बीच में है। तो चीन ने पाकिस्तान को जिस तरीके से जो भी आर्थिक मदद दी, तो पाकिस्तान धीरे धीरे बिकता चला गया चीन को, क्योंकि वो आर्थिक मदद पूरी नहीं कर सका। और अब क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा जो चीन ने पाकिस्तान ने तकरीबन $50 बिलियन इन्वेस्ट करने की सोची है, वो ये एक हाईवे है जो कि खुंजरा पास से होते हुए, काराकोरम, स्कार्दू से होते हुए ये सीधा ग्वादार जाता है। तो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो चीन नजर थी, चीन को बनाना था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब हम सियाचिन ग्लेशियर, वो क्योंकि शक्सगम वैली तो दे दिए पाकिस्तान ने चीन को, अब पाकिस्तान सोचता था कि सियाचिन ग्लेशियर अगर हम ले लेते हैं तो पाकिस्तान और चीन का है डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। अभी ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वो दोनों देशों के बीच में एक ऐसे आ गया है, मतलब दोनों देशों को दूर रखता है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये इसका जो सामाजिक जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है सियाचिन ग्लेशियर का, उस नजर से है कि चीन और पाकिस्तान इकट्ठा भी होना चाहते हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री में, वो नहीं हो सकते क्योंकि हमने सियाचिन ग्लेशियर पकड़ रखा है। तो जब इस तरह की बातचीत चल रही थी उस वक्त, तब
कर्नल एन कुमार ने कहा कि मैं सियाचिन ग्लेशियर में जाकर के देखना चाहता हूं ये क्या है करके। तब तक तो हम गए नहीं थे। तो 1977 के आसपास, 1977-78 के आसपास कर्नल एन कुमार गए और अपने जो क्योंकि वो कमांडेंट थे और स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर के वो गए। तो इस तरह की जो एक्सपीडिशंस वो करते थे तो उन्होंने किया। उसके बाद फिर 82 में एक और एक्सपीडिशन गया और उस वक्त तकरीबन 1978 में मैं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में कोर्स कर रहा था। तो उस वक्त क्योंकि मैं कोर्स कर रहा था उधर, तो कर्नल एन कुमार और मैं एक ही रेजिमेंट के हैं, हम दोनों कुमाऊं रेजिमेंट के हैं। तो मैं तो सेकंड लेफ्टिनेंट था, तो इतना, और वो तो कर्नल थे, कमांडेंट थे, तो इतना तो वाकफियत नहीं थी, पर जरूर हम लोग सुनते थे क्योंकि हम स्टूडेंट थे उधर कि कर्नल एन कुमार जो है सियाचिन ग्लेशियर जा रहे हैं। अब कहाँ है, कैसे है, इतना ज्ञान नहीं था हम लोगों को उस वक्त। तो वो ले गए, तो 1982 में भी ले गए। तो 1982 में जब वो लेकर के गए, पाकिस्तान ने काफी बार इनके एक्सपीडिशन को हवाई जहाज उड़ाए इनके ऊपर, उनको बार बार उनको दखल अंदाजी की और कहा कि आप ये जो है हमारे इस इलाके से हट जाए। तो कर्नल कुमार ने इस बात को नहीं माना और वो अपना जो उनका टास्क था वो करते रहे। उसके बाद जब कर्नल कुमार के जो हुआ, फिर 1982, 1983, 1982 और 1983 में फिर मैं इन्वॉल्व हुआ इस सियाचिन ग्लेशियर के साथ, क्योंकि हम जो थे, मैं देहरादून में था और मैं देहरादून से जब हमारी बटालियन फोर्थ कुमाऊं में कमीशन हुआ, जब हम लोग उस इलाके में गए तो पहली बार 1982 में, क्योंकि मैं उधर था मौजूद, तो मैंने देखा कि लद्दाख स्काउट के लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग बोलते हैं, LRP, तो वो कर रहे थे। 3 महीने के लिए सियाचिन ग्लेशियर में जाते थे, रहते थे, वापस आते थे। तो इस तरह हम लोग धीरे धीरे उस इलाके से वाकिफ हुए। तो 1983 में फिर मैं डिप्टी लीडर था सियाचिन ग्लेशियर के लिए, और जो मेरे पेट्रोल लीडर थे वो 1982 के भी पेट्रोल लीडर थे। तो वो अचानक जब हम पार कर रहे थे किसी क्रेविस को, तो वो उनके टांग में जबरदस्त मोच आ गई पार करते हुए, तो उनको फिर वहां से इवैक्यूएट किया। और फिर मैं क्योंकि डिप्टी पेट्रोल लीडर था तो मैं पेट्रोल लीडर बन गया। तो वो जिम्मेवारी जब मेरे में आई तो 1983 में मैं खुद जब पूरे इलाके से वाकिफ की, इंदिरा कोल, बिलाफोंडला, सियाला, पूरा सियाचिन ग्लेशियर। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये तकरीबन 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और 2 से 5 किलोमीटर चौड़ा। तो विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर और ऑलमोस्ट एज कोल्ड एज आर्कटिक, मतलब ठंडा। आप जैसे खुद बता रहे थे कि -50 डिग्रीज एंड -45 डिग्री, इस तरह के टेम्परेचर। तो हम लोग गए, फिर मैं 3 महीने तकरीबन 1983 में रहा और फिर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक छोटा सा लेटर भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि ये इलाका हमारा है और कराची एग्रीमेंट के द्वारा NJ 9842 जो आप कहते हो, उसके बाद ये जो है ये काराकोरम पास से मिलता है। और उस वक्त आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिकन मैप्स, अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ था और अमेरिका भी कार्टोग्राफिक में पाकिस्तान की मदद कर रहा था, क्योंकि जो एविएशन के मैप्स होते हैं तो उसमें भी जो लाइन ड्रॉ की थी अपने विश्व भर के एविएशन मैप में, वो लाइन NJ 9842 से सीधी जाती थी काराकोरम पास। तो कार्टोग्राफिक एग्रेशन में पाकिस्तान का जो मैं कहूँगा पब्लिक रिलेशन जबरदस्त हुआ होगा उस वक्त। तो वो धीरे धीरे करके अपना बेस बना रहे थे कि ये सियाचिन ग्लेशियर हमारा है, ना कि हिंदुस्तान का है। तो जब इसकी भनक हम लोगों को लगी तो 1984 में फिर हम लोगों ने सोचा कि अब एक तरीके से वहां पे रहना निहायत जरूरी है। हम 82 में भी गए थे, हम 83 में भी गए थे, तो 1984 में भी फिर मेरे को बोला गया ये अब आप 1984 में भी जाएंगे और आप बेलाफोंडला को पकड़ेंगे। और मेजर बहुगुना थे, उनको टास्क मिला कि वो सियाला को पकड़ेंगे और मैं बेलाफोंडला को पकड़। तो ये जो कार्रवाई थी हम लोगों ने सोचा। तो उस वक्त के जो ब्रिगेड कमांडर थे, ब्रिगेडियर चन्ना करके, उनका भी अभी चंद एक 3 महीने पहले ही देहांत हो गया।
जनरल छिब्बर जो उस वक्त आर्मी कमांडर थे, उनका चंद एक साल पहले देहांत हो गया। जनरल हून जो उस वक्त के कोर कमांडर थे, उनका भी 2 साल पहले देहांत हो गया। और कर्नल कुमार का तो देहांत अभी चंद एक महीने पहले। तो ये जितने, और कर्नल पुष्कर चंद, बाद में वो ब्रिगेडियर बने पुष्कर चंद, जो टास्क फोर्स कमांडर थे मेरे 1984 में, उनका भी अभी थोड़े चंद एक महीने पहले उनका भी देहांत हो गया। तो ये जितने लोग इस ऑपरेशंस के साथ जुड़े थे उस वक्त, सबका देहांत हो गया है। तो उस वक्त फिर उन्होंने कहा कि भाई करना है हम लोगों ने। और पाकिस्तान की जो 1983 में, 1983 में जब हम लोग वापस आए सियाचिन ग्लेशियर से, पाकिस्तान ने अपनी SSG, जो उनका क्रैक फोर्स या कमांडो उनको जो बोलते हैं, उन्होंने उनको भेजा और सियाचिन ग्लेशियर, और वो आए। और वो आए तकरीबन नवंबर में। हम लोग वहां से अक्टूबर के महीने में बाहर आए, तो वो आए वहां पे नवंबर में। और वो वहां पे रह नहीं सके, वो टिक नहीं पाए सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, और वो वापस चले गए। और उन्होंने कहा वो अगले साल आएंगे। तो अगले साल था 1984। और 1984 में हमने भी सोचा है कि हम सियाचिन ग्लेशियर में जाएंगे, और पाकिस्तान की भी तैयारी हो रही है कि वो भी सियाचिन ग्लेशियर में आएंगे। अब इस बात का खुलासा हुआ है जब मुशर्रफ ने किताब लिखी है इन लाइन ऑफ फायर। उसमें मुशर्रफ उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे और बाद में कर्नल बने, और वो वहां पर उनके मिलिट्री ऑपरेशंस की ब्रांच में काम करते थे, उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने खुद सुना और देखा कि जो पाकिस्तान है 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस बात को तकरीबन मुझे लगता है हिंदुस्तान को भी भनक लग गई थी, क्योंकि जब जनरल हून थे, जब वो गए, क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है, -50 डिग्री में रहना है, पूरे अगर वक्त काटना है तो सबको इक्विप अच्छी तरह करना है, कोई बीमार ना होए, कोई किसी तरह से कैजुअल्टी ना हो जाए। तो जनरल हून गए थे यूरोप में, और उन्होंने सोचा ये माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट खरीदेंगे। और जो खरीदने गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उनको किसी ने बताया कि पाकिस्तान के कोई लोग आए और उन्होंने तकरीबन जो भी 100-200 सेट थे सब खरीद करके चले गए। तब जो थोड़ा बहुत शंका थी, अब वो शंका पक्की हो गई कि जो पाकिस्तान है वो कुछ इस इलाके में ऑपरेशन कर रहा है। नहीं तो ऐसे कैसे हो गया कि ये जो इक्विपमेंट सियाचिन ग्लेशियर में डालते हैं, वही वो इक्विपमेंट है जो तकरीबन लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते वक्त पहनते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे भी उतना ही ठंडा है। तो उस इलाके को देखते हुए उतने ठंडे इलाके का इक्विपमेंट दुनिया भर का सारा पाकिस्तान ने खरीद लिया अपने जवानों के लिए कि 1984 में वो करें। उनके जो कोर कमांडर थे, जो उन्होंने बाद में किताब लिखी, और जब मुशर्रफ ने भी अपने किताब में लिखा है कि क्योंकि नवंबर के आसपास उनकी SSG की टीम जो सियाचिन ग्लेशियर पे थी वापस चली गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे इलाके में रहना बहुत कठिन है। हर साल हिंदुस्तान जो है तकरीबन जून जुलाई के महीने में आता है, और इस साल भी वो जून जुलाई के महीने में आएंगे। तो उससे पहले की है, उससे चंद एक महीने पहले हम बैठ जाएंगे। तो जब हिंदुस्तान आएगा तो सरप्राइज, उनको आश्चर्य होगा कि सियाचिन ग्लेशियर तो पहले से ही पाकिस्तान ने पकड़ लिया। तो ये प्लानिंग पाकिस्तान की थी। तो पाकिस्तान के जो कोर कमांडर थे उन्होंने कहा कि भाई 1 मई से पहले, 1 मई 1984 से पहले वहां जाना मतलब अपनी जान गंवाना है। क्योंकि नवंबर में उनके जो सोल्जर्स आए थे और जो वापस गए, उन्होंने कहा कि वहां पे जीना बहुत मुश्किल है, बर्फ ही बर्फ है। इट इज लाइक एन ओपन, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सफेद सफेद और बर्फ और आइस है, बहुत मुश्किल है जीना। तो उसके लिए वो गए थे इक्विपमेंट लाने के लिए। तो मई में वो ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। हम लोगों को 1982 का एक्सपीरियंस था, 1983 का एक्सपीरियंस था। तो हमें भी कहा गया कि भाई अगर हम लोग जल्दी जाना चाहते हैं तो कौन सी तारीख आप लोगों को ठीक लगेगी। तो जो ब्रिगेडियर चन्ना थे उन्होंने कहा कि हम जाएंगे 13 अप्रैल को। सबने सोचा 13 अप्रैल, ये तो ऐसा तारीख बोली, 13 तो बोलते ही मतलब अनलकी बोलते हैं, ये भाई 13 अप्रैल को कैसे ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं कि 13 अप्रैल। उन्होंने कहा नहीं, 13 अप्रैल बैसाखी होती है। बैसाखी एक ऐसा दिन है भारतीय और पाकिस्तान में भी ये बहुत महत्व का दिन है। ये दिन में कामयाबी 100% मिलेगी। मैं 13 अप्रैल को ही ऑपरेशन लॉन्च करूंगा। तो वो सोच करके 13 अप्रैल को हुआ। तो जनरल हून
उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बाहर गए हुए थे इक्विपमेंट लाने के लिए कि भाई जी पहला वाला जो इक्विपमेंट है वो तो पाकिस्तान ने खरीद लिया, अब जी ऑर्डर देना है, अब उसके लिए बनना है तो वक्त लगेगा। पर जो भी जैसे भी जनहून ने भागा दौड़ी की, जो भी किया, 12 अप्रैल 1984 शाम को बाहर से जो जनहून ने खरीदा था वो इक्विपमेंट पहुंचा, 12 अप्रैल 1984। और 13 अप्रैल 1984 को हम लोगों को आदेश थे कि हमने जाकर के ग्लेशियर पकड़ना है। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने किया। और पाकिस्तान जो है वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हर साल जो हिंदुस्तान जून जुलाई के महीने में आता है वो ऐसे वक्त आएगा कि वो तो दे वर कॉट विद देयर पैंट्स डाउन बोलते हैं, वैसे हुआ। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, और उसमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और हम लोगों को फिर दोनों ने मिलकर के एक ऑपरेशन लॉन्च किया 13 अप्रैल को। इट वॉज टोटली पाकिस्तान वॉज टेकन अबैक। और उस वक्त फिर हमने बिलाफोंडला पकड़ा और थोड़े दिनों के बाद सियाला पकड़ा। तो जो पासेस थे, या जब हम बिलाफोंडला बोलते हैं, सियाला बोलते हैं या ग्योंगला बोलते हैं, ला यानी पास, और पहाड़ों में वो पास जो है उन्हीं के द्वारा आप आ जा सकते हैं। बाकी दोनों तरफ तो पहाड़ियाँ ऊंची होती हैं, आना जाना कठिन, तो उस पास के द्वारा ही गुजर सकते हैं। तो अभी तक जितने भी पाकिस्तान के जो एक्सपीडिशंस पाकिस्तान स्पॉन्सर करता था उस वक्त, जो नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में निकला, एल्पाइन जर्नल में निकला, तब पता चला कि अधिकतर पाकिस्तान की एक्सपीडिशंस जिसमें जापानीज, अमेरिकन, बाकी जो आते थे वो बिलाफोंडला से आते थे। और वो बिलाफोंडला से, क्योंकि वो इस इलाके में घुसते थे, तो हम लोगों ने बिलाफोंडला पकड़ लिया। और जब मैं 1983 में बिलाफोंडला गया, तब मैंने भी उधर सोडा रैपर्स देखे, चंदे कुछ चीजें जो कोई भी आदमी पास के ऊपर आकर के बैठता है तो वो थक जाता है, क्योंकि उसने उस हाइट से आना है 18,500 19,000 फुट के ऊपर, तो वो थक जाता है। जब थक जाता है तो नॉर्मल है, कोई खोलेगा, कुछ खाएगा, कोई रैपर होंगे, अब उठा करके नहीं ले जाते, वहीं छोड़ दिए, किसने क्या सोचा था क्या होगा। तो मैं जब 1983 में गया तो मैंने ये कागज वहां पे देखे पड़े हुए उधर, तो हमें आश्चर्य, अरे बाप रे, यहाँ पे कौन आता है, मतलब कोई आया है इसलिए कागज और रैपर्स इधर पड़े हुए हैं। तो उनमें मार्किंग्स थे, तो उस वक्त हमने सोचा ये चाइनीज मार्किंग है, और मुझे नहीं मालूम था। पर अगर आप देखें जो चाइनीज का जो स्क्रिप्ट है और जो जापानीज का जो स्क्रिप्ट है, उसमें दोनों में काफी समानता है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर हिंदुस्तान में अगर आप देवनागरी जो है हिंदी है या मराठी है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। हिंदी में जो मराठी है वो भी हिंदी जैसी लिखी जाती है, और पर बोलने के वक्त वो अलग हो जाता है, पर स्क्रिप्ट वही है, देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो वैसे ही चीन और जापानीज के बीच में काफी समानता है। तो हम लोग लाए, तो ये शक जो था हम लोगों को कि पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है, और पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग थी। पाकिस्तान ने बाहर से जाकर के इक्विपमेंट खरीद करके पूरी तैयारी की थी, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा था कि 1 मई 1984 को वो कैप्चर करेंगे, पर वो ना हो सका। और हम लोगों ने 13 अप्रैल 1984 को ही कब्जा कर लिया। और क्योंकि हम लोगों ने सियाचिन ग्लेशियर 13, उसके बाद जब जो हरकत हुई, पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स आए, उन्होंने हम लोगों को देखा और वहीं से मुड़ करके चले गए। और तब से लेकर के आज तक जो है पूरा इलाका, जो सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर तो बहुत दूर है, सोल्तोरो रिजलाइन है, सोल्तोरो रिजलाइन से ही आप सियाचिन ग्लेशियर में आ सकते हैं। तो जो पूरा जो रिजलाइन है उसका कब्जा हिंदुस्तान के पास है। और पहाड़ों में अमूमन होता है कि जो भी पहाड़ों में चोटियां पकड़ ले उसको वहां से हटाना बिल्कुल ही नामुमकिन। जहां तक कि मुशर्रफ जब ब्रिगेडियर बने 1982-83 में, वो कर्नल थे, और बाद में जब वो ब्रिगेडियर बने एसएसजी के, उनको बहुत जबरदस्त शौक था कि उनको लगता था कि हिंदुस्तानियों को वो बाहर मार करके पीछे कर दे। उन्होंने भी हमले किए, तो वो भी हमले में नासफल और बार बार हारते रहे। और वही हमले हैं उसमें बाद में, जैसे बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और बाकी जो भी अवार्ड हैं सब, तो जितने भी पाकिस्तान के हमले मुशर्रफ ने खुद भी किए वो भी सफल नहीं हुए। और यही कारण है कि हिंदुस्तान ने जब चोटियां पकड़ ली 1984 में, उसके बाद आज तक वहां से किसी को हटाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो गया है। और हर हिंदुस्तानी जवान जो है एक प्राइड
कि मैंने सियाचिन ग्लेशियर में नौकरी की है, मैंने उस इलाके में सर्व किया है, क्योंकि वहाँ पे पता चलता है कि खुद आप दुश्मन से तो जो है वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन दुश्मन एक, पर सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। और अगर वहाँ पे आज की तारीख में अगर 900 के आसपास अगर लोग हमारी तरफ से अपने जान गंवा बैठे हैं, तो मैं कहूँगा तकरीबन 700 750 के ऊपर तो सिर्फ मौसम के कारण जान गंवा बैठे हैं। तो एक मौसम से लड़ना है और दूसरा दुश्मन से लड़ना है। तो दोनों तरीके से लड़ने के लिए एक वाकई एक जबरदस्त एक तो मेंटल मेकअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत है, आपको नींद नहीं आती है, आप खाना नहीं खा सकते हैं, आपको फ्रॉस्टबाइट होने का फिक्र है, आपको हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा हो जाता है, आपको स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो बहुत सारे परेशानियां होती हैं। और उसके अलावा आपको दुश्मन जो है वो भी कुछ ना कुछ हरकतें करता है, तो उसके ऊपर भी निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहाड़ों का बेसिक प्रिंसिपल है कि जो चोटी पकड़ ले उसको वहाँ से निकालना मतलब वाकई बहुत मुश्किल, या मैं कहूँगा नामुमकिन हो जाता है, वो साफ जाहिर हो गया है। और भारतीय सैनिकों को मैं कहूँगा, क्योंकि मैं तो उनके साथ रहा हूँ, 40 साल उनके साथ मैंने बिताए हैं, वाकई काबिल तारीफ। आप मानेंगे नहीं, मैं अगर आपको कहूँ कि भारतीय सैनिक ही है जो ऐसे मौसम में कितनी भी कठिनाई हो वो पीछे हटने के लिए तैयार न है। वो सोचता है बस अपना रेजिमेंट का नाम, अपना नाम, अपने देश का नाम, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। और यही एक कारण है कि चीन ने जिस तरीके से हरकत की ईस्टर्न लद्दाख में, और चीन को भी लगा होगा कि हम भारतीय सैनिकों को वैसे ही पीछे ढकेल देंगे, क्योंकि 1962 में हमने किया था। अब लगा चीन को कि भारतीय सैनिक वो नहीं है जो वो सोचता था, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर सब ने, मैं कहूँगा 1984 से लेकर के आज तक सभी को मौका मिलता है, क्योंकि सब 3 महीने 4 महीने ही रह पाते हैं उस ऐसे कठिन इलाके में, फिर उसकी बदली होती रहती है। तो ऐसे वक्त में जब सबने ट्रेनिंग पाई है, सबको मालूम है कि इस ऐसे ऑल्टीट्यूड में कैसे रहना है, किस तरीके से एक्लिमेटाइज करना है, किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए दुश्मन को मारना है। तो ये जो है, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और फर्स्ट हैंड जो ट्रेनिंग भारतीय सैनिकों ने पाई है, वो कोई भी नहीं पा सकता। इट इज दी वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड में रहना, जीना, अपने आप को संभाल करके रखना काबिल तारीफ। और ये मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय सैनिक ही कर सकता है। और यही एक कारण है कि चीनी सैनिक को इस बात का एहसास हुआ कि भारतीय सैनिकों से लड़ना इस ऊंचाई के ऊपर वाकई मुश्किल है। और उसके बावजूद अब आप देखते हैं कि रजांगला की हाइट्स पकड़ ली, मुखपुरी की हाइट्स पकड़ ली, गुरुंग हिल पकड़ लिया, ब्लैक टॉप पकड़ लिया, हेलमेट टॉप पकड़ लिया। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि डिसएंगेजमेंट जब हुआ अभी चीन के साथ, तो पेंगांगसो के इलाके में चीन डिसएंगेज करने को तैयार हुआ, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ में आसान तो है नहीं। यू हैव टू फाइट द नेचर, यू हैव टू फाइट द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, एंड यू हैव टू फाइट द एनिमी। और इस सब के लिए मनोबल जो है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। मेंटल टफनेस एंड फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस होना बहुत जरूरी है। और ये कह सकता हूँ कि भारतीय सैनिक के जैसा मैं कोई सैनिक नहीं देखा। मैं काफी देशों में घूमा हूँ, मैं कई देशों के साथ रहा हूँ, पर ये नहीं क्योंकि मैं भारतीय हूँ और क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, जो जो चीजें उनमें हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी भी पाकिस्तान के सैनिक भी अच्छे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, उनके भी उनमें जज्बा है। लेकिन जब वो हिंदुस्तानी सैनिक के सामने आते हैं तब पता चलता है उनको भी ये जो हैं, ये पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हैं, इनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं है। तो यही कारण है कि 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ जो हुआ, वो सियाचिन के इलाके में वायलेट पाकिस्तान ने नहीं किया। आप देखते हैं 2003 से अभी 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट पाकिस्तान का कह रहा है हिंदुस्तान को, और दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है कि हम लोग सीज फायर वायलेशन नहीं करेंगे। तो 2003 का जो एग्रीमेंट है, अब 2021 में 25 फरवरी के बाद सीज फायर एग्रीमेंट दोनों देशों ने कहा है कि हम एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी नहीं करेंगे।
पुंज पुंज में, उरी में, बाकी इलाकों में होता है, और सियाचिन के इलाके में नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि हिंदुस्तान को अगर वहाँ पे सीज फायर वायलेशन किया और जब हिंदुस्तान रिटेलिएट करेगा तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। उनका जीना ही नहीं मुश्किल होगा, जो चीनी लोग उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे कि वो भी वहाँ के इलाके को छोड़ करके भाग जाएंगे। तो ये जो सीज फायर एग्रीमेंट पाकिस्तान चाहता है, उसके पीछे उनकी मंशा कुछ और है। तो हम लोगों ने सतर्क रहना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी मंशा है कि चीनियों की मदद, और चीन और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ क्या बोल सकते हैं कि मिले भगत, ये दोनों देश जो है मिल करके हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोगों को हर हमेशा सतर्क रहना होगा, और हिंदुस्तान को भी हर हमेशा एक इकट्ठा, एक संगठित देश दिखाना पड़ेगा कि वाकई हमारा नेतृत्व भी सक्षम है और सेना भी सक्षम है और पूरा देश एक संगठित है, और कोई भी अगर आंख उठा करके देखेगा तो उसको मुश्किल होगी। इनको नीचे दिखाया जाए। जो अभी आप मेरे से सवाल जवाब पूछे सियाचिन के ऊपर, जो सियाचिन में रहता है जवान, उसका जो मनोबल है, उसको लगता है मैं अब ये मैं नहीं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें वो जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाता है कि यस मैं 19,000 20,000 फुट के ऊपर रह सकता हूँ। अगर मैं कम भी खाना खाता हूँ तो मेरे को मालूम है मैंने क्या खाना है। अगर मैंने पानी पीना है तो मुझे मालूम है कब सोना है, कब पानी पीना है, कब मेरे को थकावट महसूस होती है, मैंने किस तरह के सतर्क रहना है। 1 घंटा अगर मेरी ड्यूटी आती है तो कितने देर तक मैं ड्यूटी दे सकता हूँ। जो बर्फीली तूफान आता है तो उस इलाके उस वक्त में मैंने कैसे खड़ा रहना है, किस तरीके से, जब मुझे कुछ भी नहीं दिखता है 5 गज, आपको आश्चर्य होगा 5 गज सामने आपका आदमी आपको नजर नहीं आएगा। 5 गज पे इतना तूफान, मतलब बर्फीला तूफान जो देख सकता है। राजस्थान में जब रेतीले तूफान आते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होती है। मैं तो रहा हूँ जैसलमेर में, बाड़मेर में, तो मुझे मालूम है कि किस तरह के रेतीले तूफान आते हैं। तो यहाँ पे बर्फीले तूफान, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ठंडा। और राजस्थान में भी लगता है गर्मी है, रेतीला, सर्दियों के इलाके में मुंह नहीं खुलता है, इतना ठंडा हो जाता है रेत के इलाके में। जब मैं बाड़मेर में रहता था, जैसलमेर में, ओह इतना ठंडा। तो जब राजस्थान में इतना ठंडा हो सकता है और मुश्किल होता है, और दिन में ठीक, पर वहाँ पे तो दिन और रात 24 घंटे, और बॉडी टेम्परेचर रात को -40, दिन में सपोजिंग इट इज 1 डिग्री ऑल्सो। तो आप बॉडी वेरिएशन देखिएगा कि वही एक बॉडी है जिससे 40 डिग्रीज 41 डिग्रीज का वेरिएशन लेना है, और स्पैन ऑफ जस्ट अबाउट 7 8 आवर्स 10 आवर्स, बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें अपने आप को एक्लिमेटाइज करना, अपने आप को संवारना, ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग। और जब आप कर सकते हैं आपका मनोबल ऊंचा होता है, और जब आपका मनोबल ऊंचा होता है आपको लगता है कि यू कैन टेक ऑन एनीबॉडी, देयर इज नो प्रॉब्लम। वो बहुत इज अ रियल बैटल विनिंग फैक्टर जिसे बोलते हैं, वो है मोराल। एंड दैट मोराल जो है, और जो मनोबल जो है ऊंचा है, तो आप किसी से भी टक्कर और किसी से मुकाबला करने की कोशिश करें। पर लेकिन मुकाबला होने से पहले ही अगर मनोबल गिर गया तो आपके पास बेस्ट इक्विपमेंट हो, बेस्ट वेपनरी हो, आपको बेस्ट खाना दिया जाए, आपको रोज बादाम खिलाए जाए, आपको रोज लोग अखरोट खिलाए, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और वो है, मनोबल ऊंचा है, इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर। वो नहीं भी है, मनोबल ऊंचा है, तो भी यू कैन स्टिल फाइट। सो दैट इज अ बिग थिंग जो सियाचिन सबको सिखाता है। और मैं कहता हूँ क्योंकि भारतीय फौज सियाचिन में रही है और रह रही है और रहती रहेगी, और सब सारे जवानों को वहाँ पे जाने का मौका मिलता है। और हर जवान जिसने सियाचिन ग्लेशियर में नौकरी की है, मुझे लगता है उसको लगता है हाँ मैं एक अच्छा सैनिक हूँ, मैंने अपने देश की सेवा की है। और वो बड़े गर्व से कहता है साहब मैं तो सियाचिन ग्लेशियर में नौकरी किया है, मैं जानता हूँ क्या परेशानी है। तो ये जो भावना, प्रेम और एक दूसरे को समझना, जैसे कोई कहता है सियाचिन में, अगर वो कहता है मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप कठिनाई समझ सकते हैं। आपको मालूम है वो मकरा नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहा है,
वो वाकई कोई तकलीफ उसको हो रही है इसलिए वो कह रहा है। पहले तो वो कहेगा ही नहीं, बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं नहीं, मैं क्यों किसी को बोलूं कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं क्यों किसी को बोलूं मुझे थोड़ा सांस लेने में तकलीफ, बताता ही नहीं वो। भारतीय सैनिक में ये भी एक बहुत खराबी है, वो खुद परेशानी झेलने की कोशिश करता है। इसमें हम उनको बताते हैं बार बार कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप अपने बगल वाले साथी को बताएं। अगर आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही है, आप बताएं। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो बताएं, आप छुपाएं ना। पर वो हम लोगों की जो मैं कहूँगा एक तरीके से कल्चर है कि क्यों दूसरे को बताना, खुद ही सहन करना। तो ये भी एक अच्छी बात है। पर यहाँ पर कम से कम हम कोशिश करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि भारतीय सैनिक के जैसा सैनिक ने, और भारतीय फौज जो है, जब उसको इक्विपमेंट है, उसकी ट्रेनिंग है, वो मतलब सेकंड टू नन, सेकंड टू नन। फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, फैंटास्टिक कल्चर, फैंटास्टिक camaraderie, fantastic leadership, and lovely set of people who will never let you down, who can never let you down। थैंक यू मतलब वेरी मच अगर सर, थैंक यू वेरी मच। क्या, आपका सर आज बहुत अच्छा लगा सर हमारे दर्शकों को सर इस सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जान के। और सर उम्मीद करते हैं कि सर अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो नए एडवेंचर, नए जर्नीज के साथ में हमारे दर्शकों को और कुछ भी जानने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद सर, जय हिंद। थैंक यू हिमांशु, सो काइंड ऑफ यू, गॉड ब्लेस, जय।